चलिए साहब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। हम बात कर रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर CSIR नेट JRF, सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। और ये आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट या फिर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है आंसर्स को देख करके। मेन काम है नॉलेज बढ़ा लो अपनी। इवोल्यूशन ऑफ विंग्स इन बैट, बर्ड एंड इंसेक्ट्स, ये किसका एग्जाम्पल है? होमोप्लासी का, प्लियोमॉर्फिक का, कॉमन एंसेस्ट्री का, या फिर सिम्प्लासी कुछ आया था ऑप्शन में। चलिए बैकग्राउंड चेक करते हैं हम लोग। देखिए ये तीनों विंग जो है, इन तीनों विंग में सिमिलरिटी है, फंक्शन उड़ने के लिए बने हुए हैं, लेकिन फिर इनके बनने के तरीके डिफरेंट है। मत भूलिए बैट मैमल है, बर्ड तो बर्ड ही है भाई, और इंसेक्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां तक कि इंसेक्ट का तो जो विंग का ओरिजिन है वो उसमें कुछ सिमिलरिटी है ही नहीं बर्ड के साथ में या बैट के साथ में। अब जहां बर्ड के विंग में पंख देखने को मिलते हैं, तो बैट के विंग में स्किन देखने को मिलती है हमें। हालांकि जो स्ट्रक्चर है बोन के, उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। भाई प्रकृति में जब भी कभी दो डिफरेंट अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेम फंक्शन के लिए कुछ नई चीज बनाए अपने अंदर, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब भाई तुक्का लग गया है, कॉन्सिडेंस, कि प्रकृति ने दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जिनका आपस में कोरिलेशन नहीं था, सेम टाइप के एनवायरनमेंट से या सेम टाइप की कंडीशन से जूझने के लिए हथियार दे दिए, और बिल्कुल वो भी सेम टाइप के। तो भाई ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की कहानी है। इंसेक्ट के जो विंग थे ये एक्सोस्केलेटन का एक्सटेंशन है, बर्ड्स के विंग मॉडिफाइड फोरलिम प्लस फेदर, और बैट की कहानी में फोरलिम तो वही है मॉडिफाइड, लेकिन साथ में स्किन है। अब जहां तक बात आई टर्म्स की, तो प्लियोमॉर्फी की कहानी जो है असल में वो इवोल्यूशन ऑफ विंग के साथ नहीं है, वो है अक्रेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेज इन द लाइफ साइकिल। कॉमन एंसेस्ट्री यहां आती नहीं है। क्या बर्ड, बैट और इंसेक्ट के कॉमन एंसेस्टर थे? जो ये सिंपली वाली जो कहानी थी ये थी सिंप्लिजोमॉर्फी, शायद पॉसिबली। इसका मतलब होता है शेयर्ड एंसेस्ट्रल ट्रेट। अब क्योंकि यहां पे एंसेस्टर तो है नहीं कॉमन उनके, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत था, और इसीलिए जो सही आंसर होना चाहिए वो है होमोप्लासी। अब दूसरा क्वेश्चन है डेली लाइफ में से। आजकल देखो यार घर घर में डायबिटिक की कहानी है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल नापते रहते हैं हमारे बड़े बूढ़े। अब वो मीटर काम कैसे करता है उसको लेकर सवाल पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लड ग्लूकोज से ग्लूकोलैक्टोन बनाने के लिए कमर्शियल ग्लूकोमीटर में किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, ग्लूकोज रिडक्टेज है, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूकोनोलैक्टोनेज है। तो भाई देखो प्रिंसिपल क्या है काम करने का। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोनिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। ये भी थोड़ा सा बीच में और स्टेप भी है, डिटेल में देख लो। तो पहले ग्लूकोज ऑक्सीडेज की हेल्प से ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये H2O2 में कन्वर्ट हुआ, और फिर बाद में इस H2 का इस्तेमाल करके प्लस फिनोल और कुछ केमिकल्स इससे मिलाकर के परऑक्सीडेज क्रोम कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, रेड कलर का पिगमेंट। मशीन जो है उस रेड कलर के पिगमेंट को रीड करेगी और बताएगी कि भाई ब्लड में ग्लूकोज कितने का है। तो इंडीड जो ये एंजाइम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये पहला स्टेप करता है। इसका मेन काम है ग्लूकोज को ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट करना। बाद में ग्लूकोनोलैक्टोन को कन्वर्ट करने के लिए कि अल्टीमेटली उसे ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एंजाइम है ग्लूकोनोलैक्टोनेज। तो ये इस कहानी में है तो सही, लेकिन शुरुआत के पहले स्टेप में नहीं है। जो ग्लूकोनोलैक्टोन बनाने वाला एंजाइम था वो था ग्लूकोज ऑक्सीडेज। बाकी ग्लूकोज रिडक्टेज तो वैसे भी नहीं होने वाला, इस कहानी में होना है ऑक्सीडेशन, और हम बात कर रहे हैं रिडक्टेज की। और दूसरा जो एंजाइम था वो था ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज। हालांकि कुछ ग्लूकोमीटर में ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज की जगह पे, लेकिन ये वो एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट करता हो, वहां कहानी डिफरेंट थी। तो इसलिए ऐसे बता क्वेश्चन इंफॉर्मेशन जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। अब आती है बात प्लांट्स की। भाई प्लांट में पेपकेज नाम का एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास काम करता है। भाई जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को C4 कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और वक्त पड़ने पर जब कंडीशन ठीक होंगी तो फिर ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लिया है इसका प्लांट इस्तेमाल करता है कुछ और काम करने के लिए, मतलब असल में डार्क रिएक्शन करने के लिए। अब इस एंजाइम के बारे में पूछा हुआ था कि क्या बात ठीक रहेगी या क्या बात ठीक नहीं रहेगी, देख लेते हैं हम लोग। पी काइनेज एक्टिवेट बाय लाइट इन C4 प्लांट्स, पी काइनेज एक्टिवेट बाय लाइट इन कैम प्लांट्स। फॉस्फोराइलेशन ऑफ से इनएक्टिव हो जाता है C4 और एक्टिव हो जाता है कैम। तो फॉस्फोराइलेशन
पेप्केज जो है वो लेस सेंसिटिव है टू मैलेट। अब ये मतलब समझ लेते हैं मतलब हम कहानी के बैकग्राउंड में जाकर के। तो ये है हमारा पेप्केज नाम का एंजाइम। ये डार्क में इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी तो लाइट ने पेप्केज काइनेज, ये है वो पी काइनेज जो कि इनएक्टिव था, लाइट पड़ने पर ये एक्टिव हो गया और एक्टिव करते ही इसने एटीपी से एक फॉस्फेट लगा करके इस एंजाइम के ऊपर डाल दिया। तो देखिए फॉस्फेट लगने पर पेप्केज एक्टिव हो गया। फॉस्फेट हट जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। जब अंधेरा होगा तो फॉस्फेटेज काम करेगा फॉस्फेट हटाने के लिए। अब डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए पहले पेप्केज की बातें समझ लो। पेप्केज क्रूशियल एंजाइम है कार्बन फिक्सेशन में, C4 और कैम्प पाथवे दोनों में। फंक्शन क्या है? ये कैटलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोनोल पायरुवेट टू ऑक्सिलो स्टेट, जिससे एक 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और इसकी जो रेगुलेशन है इस एंजाइम की एक्टिविटी को, इसमें सनलाइट, फॉस्फोरिलेशन और फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व है मैलेट का। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि जो पेप काइनेज है, ऑफ कोर्स ये पेप्केज काइनेज की बात कर रहे हैं, बाय लाइट इन C4 प्लांट्स। तो हमने देखा कि लाइट पड़ने पर वो एक्टिवेट हो गया था। पेप काइनेज इनएक्टिव हो जाता है बाय लाइट इन कैम प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये C4 प्लांट में भी काम करता है और कैम में भी काम करता है, दोनों ही जगह पर लाइट से एक्टिव हो जाता है। थर्ड है फॉस्फोरिलेशन से इनएक्टिव हो जाता है, ये इनकरेक्ट है। चाहे C4 प्लांट हो चाहे कैम प्लांट हो, दोनों ही में पेप्केज एंजाइम फॉस्फोरिलेशन से एक्टिवेट होता है। और लास्ट था फॉस्फोरिलेटेड पेप्केज लैप्स सेंसिटिव टू मैलेट। ये बात भी ठीक है। जो फीडबैक इनहिबिशन है, एक बार फॉस्फोरिलेशन हो गया पेप्केज का तो फिर ये मैलेट उसको आकर के ब्लॉक नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो शायद क्वेश्चन ही पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है। इस केस में ऑप्शन नंबर 3, जहां ये बात कर रखी थी कि फॉस्फोरिलेशन से इनएक्टिव हो जाता है C4 में और एक्टिव हो जाता है कैम में। अब क्वेश्चन आता है शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स के ऊपर। भाई हमें मालूम है कि ये डाइवर्सिटी का एक पैमाना है। अब इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस, मैक्सिमाइज व्हेन ऑल स्पीशीज हैव इक्वल अबंडेंस, अनअफेक्टेड व्हेन देयर इज इवननेस इन स्पीशीज अबंडेंस, और फिर दे रखा है लो इंडेक्स वैल्यूज मींस 1 और मोर स्पीशीज डोमिनेंट। देखिए साहब, अच्छा डाइवर्सिटी इंडेक्स हमें वहां देखने को मिलेगा जहां बहुत सारी स्पीशीज अच्छे अमाउंट में पड़ी हूं। अब जैसे यहां इन डायग्राम को देख लीजिए, कम्युनिटी ए में परफेक्टली इवननेस देखने को मिल रही है, कम्युनिटी बी में मॉडरेट इवननेस है, कुछ स्पीशीज ज्यादा हैं कुछ कम है, और कम्युनिटी सी में मुझे हाईली अनइवननेस देखने को मिल रही है। तो देखिए साहब, अगर हम किसी सिस्टम को बोलेंगे कि ये बढ़िया है शैनन के हिसाब से, तो वहां मुझे अबंडेंस ऑफ स्पीशीज चाहिए और वो भी बड़ी मात्रा में। तो पहले हम लोग इसकी मेन बातें समझ लेते हैं। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये असल में स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है कम्युनिटी में, और इसमें कंसिडर किया जाता है स्पीशीज की रिचनेस भी और स्पीशीज की इवननेस भी। एच की वैल्यू जितनी हाई होगी मतलब उतनी ही बढ़िया डाइवर्सिटी है, और एच की वैल्यू जितनी लो होगी मतलब उतना ही कोई एक या दो स्पीशीज की डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिल रही है। अब हम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस। ये स्टेटमेंट ठीक है। जैसे ही ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगी तो डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होने वाली है। मैक्सिमाइज व्हेन ऑल स्पीशीज हैव इक्वल अबंडेंस, इवननेस वाली कहानी, तो ये बात भी करेक्ट हो गई। अनअफेक्टेड व्हेन देयर इज इवननेस इन स्पीशीज अबंडेंस, ये इनकरेक्ट है। भाई अगर स्पीशीज की इवननेस देखने को मिल रही है तो ज्यादा डाइवर्सिटी हमें या शैनन का इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है। लो इंडेक्स वैल्यू मींस 1 और मोर स्पीशीज डोमिनेंट, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां भी 3 स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है। तो शायद क्वेश्चन यही रहा होगा कि इनमें से कौन सी बात इससे मैच नहीं करती। अब ये एक क्वेश्चन विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग और फैक्टर्स को लेकर के कहानी था। तो भाई देखो, सिंपल सा याद रखने का तरीका है, 2 + 7 से 9 बनता है, 10 नहीं बनता। एक्चुअली में जो ये विटामिन के वाली कहानी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं वो है 2, 7, 9 और 10। तो शायद ऑप्शन में कुछ दे रखी थी बात कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो आंसर मिल गया ना यहां से। अब आती है बात डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइड पीके चैन, एस्पार्टेट, सीरीन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। तो क्यों ना हम लोग इनकी सबकी वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि एस्पार्टेट की जो पीके वैल्यू है वो है 2.77 सब मिला करके,
तो ये है 2.77। सीरीन, सीरीन की वैल्यू है, ये रहा हमारे पास सीरीन 5.68, 5.68। फिर आया लाइसिन, लाइसिन की वैल्यू आपको याद होगा, लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है तो उसकी वैल्यू बेसिक रेंज में जानी चाहिए 9.74, 9.74। और फिर है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन और सीरीन बस यही है कंफ्यूजिंग, बाकी तो सिंपल थे ये। थ्रियोनिन जो है वो भी मुझे यही मिलेगा और ये है 5.87। तो अगर मुझे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं तो देखो बेसिक अमीनो एसिड जितने भी होते हैं, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, इनकी पीके वैल्यू सबसे हाई होगी। और जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं इनकी पीके वैल्यू कम होती हैं एसिडिक रेंज में, और बाकी जो है सब इनके बीच में है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान देना था इस सीरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई होप इस चीज से हेल्प हो गया होगा कि सीरीज की करेक्ट वैल्यूज क्या थी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं भी हैं तब भी केवल ये क्वेश्चन इस बेस पर पॉसिबली इन्होंने ऑप्शन दे रखा होगा कि आप पहचान पाते कि सीरीज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। सीरीन, थ्रियोनिन कंफ्यूज कर सकते थे, अगर उन्होंने हिला रखे होंगे तो पक्का दिक्कत करेंगे। अब आती बात डीएनए पॉलीमरेज और उसके फंक्शन के यूकैरियोट्स में, जहां पर कि कौन सा पॉलीमरेज कहां कर रहा है मैच करना था आपको। तो भाई देखो, पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमर सिंथेसिस करता है, पॉलीमरेज बीटा ये बेस एक्सिजन रिपेयर करता है, पॉलीमरेज गामा तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, डेल्टा ये है लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस, और एप्सिलॉन है लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। इसके अलावा थीटा अगर है तो डीएनए रिपेयर, और जीटा है तो टीएलएस, और इस तरीके से और अलग अलग रोल दे रखे हैं। तो आई होप इस टेबल से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि करेक्ट मैचिंग ऑर्डर क्या था। अब एक कोलेजन के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ था, बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ कोलेजन, जिसमें डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट और आयोनिक। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ना भाई। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो हमें यहां देखने को नहीं मिलते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आपको वहां मिलेंगे जहां पर आमतौर पे कोई आयन अवेलेबल होगा, मेटल आयन, जैसे कि हीमोग्लोबिन में आयरन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आयनिक वाली कहानी यहां आपको देखने को नहीं मिलती। देखिए, कोलेजन फाइबर में जो मेन बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं कि वहां ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड लाइसिन ये काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इंडिड हमने ये देखा है कि कोलेजन फाइबर में जो रिपीट है वो है ग्लाइसिन एक्स वाई, जहां एक्स आमतौर पे प्रोलीन होता है और वाई आमतौर पे लाइसिन। और ये भी सिंपल प्रोलीन लाइसिन नहीं है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो जो मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है वो ग्लाइसिन के अंदर है। और दूसरा, क्योंकि यहां आप देख रहे हो कि प्रोलीन का रिंग भी है, इससे रिजिडिटी क्रिएट होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक इंटरेक्शन भी हैं जो इसको इसका टिपिकल स्ट्रक्चर देने में हेल्प करते हैं। भाई आप जानते हो ना कि जो कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स है इसकी अपनी रामचंद्रन वैल्यूज है, और ये जितना भी मोटा है या जितना पतला है ये इन सब अमीनो एसिड के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है कि प्रोलीन यहां मौजूद है बल्कि, और ग्लाइसिन मौजूद है बहुत पतला, और बीच में लाइसिन भी है, हाइड्रोक्सी लाइसिन। क्वेश्चन था कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू आइसोटाइप स्विचिंग इन आईजीएम टू आईजीई। एंटीबॉडी वाली कहानी याद है ना कि सबसे पहले आईजीएम बना हुआ था, फिर आईजीई में स्विच करना है, और ऑप्शन दे रखे थे वीडीजे रिकॉम्बिनेशन है, सेल डिवीजन है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर था, और टी सेल साइटोकाइनेस का इस्तेमाल था। तो देखिए साहब, ये जो वीडीजे जो ज्वाइन हो जाते हैं ये दोबारा नहीं होते। आईजीएम के पास जो वीडीजे था वही मिलेगा मुझे आईजीई के पास भी, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन को पहचानने के बाद ही तो एक्टिव हुआ ना, जो बी सेल है। तो जो एंटीजन को पहचान रहा था सेम वही बाइंडिंग साइट चाहिए, इसलिए वीडीजे की ज्वाइनिंग अब दोबारा नहीं होगी। रही बात तो सेल डिवीजन की, भाई डिवाइड तो करना पड़ेगा, डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, तभी तो प्लाज्मा बी सेल बनेगी। और रही बात साइटोकाइन्स की, तो IL-4 जो कि टी सेल से निकलता है उसका मिलना बहुत जरूरी है इस क्लास स्विचिंग के लिए। तो मोरलेस जो बातें थी सारी एक बार उनको ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। आइसोटाइप स्विचिंग, क्लास स्विचिंग, ये एक वो प्रोसेस है जहां पे बी सेल अपने अंदर एंटीबॉडी के टाइप के प्रोडक्शन को चेंज करना शुरू कर देती है, जैसे इस केस में आईजीएम से ई में। और इसके लिए वीडीजे रिकॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी हो चुका था, दोबारा नहीं होता, तो इसलिए हमें वीडीजे की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। सेल डिवीजन जरूरत पड़ेगी प्रोलिफरेट करने के लिए, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अब जो वीडीजे है इसको कांस्टेंट रीजन से ज्वाइन करना है, लेकिन इस बार कांस्टेंट रीजन जो है वो एम वाला नहीं है, म्यू वाला नहीं है, वो एप्सिलॉन वाला है। तो वहां स्ट्रैंड कटेंगे भी दोनों और जुड़ेंगे भी, तो वो रिकॉम्बिनेशन है, सोमेटिक सेल का रिकॉम्बिनेशन।
तो यहाँ पे डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर वाले मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी और टी सेल के साइटोकाइन जैसे कि IL-4 वही है जो सारी कहानी को शुरुआत करेंगे। तो उसका जो आंसर था वो है VDJ रिकॉम्बिनेशन। अब आती बात, एक क्वेश्चन था TLR और टारगेट्स की। टॉल लाइक रिसेप्टर्स, हम लोगों ने प्रोडक्ट किया कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में ये रिसेप्टर्स हैं हमारे, और इसमें से TLR1 और 2 ये पहचानते हैं बैक्टीरियल लाइपोपेप्टाइड्स को। TLR2 जो है बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेंस को पहचानता है। TLR4 ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स को। TLR5 बैक्टीरियल फ्लैजेलेंट प्रोटीन को। TLR2 और TLR6 मिलकर के बैक्टीरियल लाइपोपेप्टाइड्स को। TLR3 डबल स्टैंड RNA को। TLR7 सिंगल स्टैंड RNA को। TLR8 सिंगल स्टैंड RNA को और TLR9 CpG आइलैंड को। अब क्या था कि ये मैच कर रखा था या फिर मैच करने थे, और कौन कौन से थे? क्वेश्चन भेजने वाले स्टूडेंट की मेमोरी प्रॉपर काम नहीं की, तो फिर है तो यही ना डायग्राम। अब तुम जानते हो यार क्वेश्चन क्या था और यहाँ मैच कर रखा है चीजों का ऑलरेडी, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि आंसर सही क्या है या गलत क्या है। अब आती है बात, क्वेश्चन ये है कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स की, और यहाँ पूछ रखा है कि कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स में। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड वगैरह की बात थी। आई एम नॉट श्योर, मेमोरी बेस्ड स्टोरी थी। तो चलो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कोलेजन वाली कहानी में होता क्या है। देखिए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े क्रूशियल हैं 3 पेप्टाइड्स को आपस में जोड़े रखने के लिए। यह है इंटरचैन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स बिटवीन द ग्लाइसिन रेसिड्यूज ऑफ वन चैन एंड प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन रेसिड्यू ऑफ द अदर चैन। और ये बॉन्ड आपस में चैन्स को एक दूसरे के चारों तरफ इर्द गिर्द रखने में तैयार काम करते हैं। इसके अलावा वाटर मीडिएटेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रिज की तरह काम कर सकता है 2 चैन्स के बीच में। स्टेरिक रिपल्शन है, जो ये रिपीट है ग्लाइसिन XY सीक्वेंस, जहां पे X आमतौर पर प्रोलीन होता है और Y आमतौर पर हाइड्रोक्सीप्रोलीन। और बल्कि पायरोलिन रिंग जो है प्रोलीन का एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन का, ये स्टेरिक रिपल्शन कोज करता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चैन एक अपनी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में मुड़ जाती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हालांकि बहुत ज्यादा डोमिनेंट तो नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत रोल तो प्ले करते हैं सारी स्ट्रक्चर की कहानी में। तो ट्रिपल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी इन्वॉल्व है, हाइड्रोक्सीलाइसिन भी इन्वॉल्व है। अब आई होप कि जो भी हम ऑप्शन दे रखेंगे उससे आपको मिल गया होगा जवाब क्या है। एक क्वेश्चन BER के ऊपर भी था, बेस ऑक्सीजन रिपेयर एंजाइम्स के ऊपर। देखिए, वहां जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, एक तो DNA ग्लाइकोसाइलेज से, जिनका जो मेन काम है वो है सबसे पहले उस बेस को काट के बाहर निकालना जो गड़बड़ कर रहा है। फिर उसके बाद जो वो AP साइट क्रिएट हो गई उस जगह पर, उसके तोड़ के कट करने के लिए फॉस्फेटएस्टर बॉन्ड को AP एंडोन्यूक्लियस से। फिर पॉलीमरेज 1 एंजाइम्स जैसे वो DNA को निक ट्रांसलेशन वाली कहानी के थ्रू उसे फिल कर सकते हैं, और फिर लाइगेज उसे सील कर सकते हैं वापस। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के एंजाइम्स और भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पॉलीमरेज बीटा, लाइगेज, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, ये हमारे केस में। यहाँ पे हमारे पास पॉलीमरेज 1 तो नहीं होगा ना, तो पॉलीमरेज बीटा होगा। तो ऑप्शन में क्या अवेलेबल है उसके कोडिंग अगेन यहाँ ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। एक क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ लाइट डायरेक्शंस का लेकर के कि ऑर्डर क्या है उसका। तो ये है P680 से पहुंचा इलेक्ट्रॉन और फिर इससे मिला फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन से QA को, फिर QB को, फिर प्लास्टोक्विनोन को, उसके बाद पहुंचा ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन को और P700 को। उसके बाद पहुंचा आयरन सल्फर प्रोटीन्स के पास, फिर फेरोडॉक्सिन के पास और फिर मिलेगा NADP पॉजिटिव को। तो यही कुछ ऑर्डर था और डिटेल वर्जन भी इसका अवेलेबल है, जहां पे पानी से इलेक्ट्रॉन पहुंचा मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम पहुंचा P6080 और फिर इससे फियोफाइटिन, फिर QA, QB, PQ प्लास्टोक्विनोन और फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जहां ये BH, BL, FES साइटोक्रोम थे, यहां से प्लास्टोसाइनिन, फिर 700 और फिर इससे पहुंचा है A0A1 फेरस सल्फर क्लस्टर AB और फेरोडॉक्सिन एंड देन उसके बाद कहानी। अब ये तो तुम ही जानते हो ऑप्शन में करेक्ट क्या चाहिए थी। 5 मार्च 2025 से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट बैच के लिए। CSIR नेट JRF जून और दिसंबर के आने वाले एग्जाम इस साल के लिए भी और नेक्स्ट साल के लिए भी। मतलब हम लोग के पास 2 कोर्सेज हैं, एक वो जो आपको शॉर्ट में रेडी कर लेंगे 6 महीने के अंदर, और एक वो भी हैं जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9013902981। साथ ही CSIR नेट, गेट, ICMR JRF, CUT PG, ARS सेलेक्ट और ऐसे ही दूसरे एग्जाम की तैयारी भी iFly के साथ कर सकते हैं। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए हैशटैग गूगल कीजिए iFly नेटगेट और जान लीजिए। कनेक्ट कीजिए हम लोग के साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। चलिए फिर
इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।